नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पराशर। यूपीए पर कुल मिलाकर शरद पवार अब अपने पावर दिखाने का खेल बढ़ाते जा रहे हैं। 24 घंटे के अल्टीमेटम के बाद अब शरद पवार ने सीधे तौर पर एक और अल्टीमेटम दिया है कि उनकी मांगों पर जल्द विचार हो। आखिर क्यों शरद पवार पूरा अपना ये जो पावर गेम है इसको बढ़ा रहे हैं और इस राजनीति की जो पावर गेम की इस राजनीति की आंच अब महाराष्ट्र तक जा पहुंची है, इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ बने रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव। और सबसे पहले लेकिन हम नजर डालते हैं क्या है पूरा मामला। देश में सूखे के हालात हैं, किसान परेशान है, आम आदमी भूखा है और करोड़ों टन अनाज गोदामों में सड़ रहा है, लेकिन कृषि मंत्री इससे ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते हैं। पवार अब कुर्सी मंत्री बन गए हैं। प्रणब मुखर्जी के बाद खाली हुई कुर्सी पर जहां सबकी नजर है, तो भला पवार पीछे कैसे रहते। लेकिन अंदरूनी सूत्रों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस कुछ खास मंत्रालयों को अपने ही पास रखना चाहती है, जबकि एनसीपी नेता शरद पवार चाहते हैं कि उनकी वरिष्ठता और गठबंधन को देखते हुए कुर्सी उनके पास आए। लेकिन जब सीधी बात नहीं बनी तो पवार ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के सम्मान में दिए गए भोज में न जाकर सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल को भी बंद कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कृषि मंत्री अपनी जिम्मेदारी भूलकर कृषि मंत्रालय भी नहीं जा रहे हैं और अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बदला जा सकता है। महाराष्ट्र में जहां कई विधायक पृथ्वीराज चौहान से नाराज हैं, तो वहीं इन विधायकों ने कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई और एनसीपी नेता शरद पवार को चिट्ठी लिखकर अवगत करवाया है। तो वहीं शरद पवार को एक और मौका मिल गया है पृथ्वीराज चौहान पर दबाव बनाने का, ताकि महाराष्ट्र में हुए घोटाले की जांच की आंच से वो बच जाएं। कुल मिलाकर अपनी 3 मांगों पर अड़े हुए पवार जहां अपनी पावर दिखा रहे हैं, तो वहीं सरकार को बाहर से समर्थन देने की धमकी भी दे रहे हैं। गठबंधन की राजनीति जहां यूपीए के गले का कांटा बनी हुई है, तो वहीं शरद पवार का चांटा अब मुसीबत बनता जा रहा है। तो देखा आपने किस तरह से पूरी राजनीति जो अब चल रही है, कहीं ना कहीं पावर सेंटर बनना और पावर प्रेशर बनाना, इन दोनों की राजनीति चल रही है। प्रताप जी, क्या लगता है? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से लगातार एक दिन के बाद एक दिन खिसकाया जा रहा है, लगता है कि पवार जो है कहीं ना कहीं किसी मुद्दों को लेकर सरकार पे और कांग्रेस पे दबाव बनाते जा रहे हैं और निश्चित तौर पे उनको दबाते जा रहे हैं। जैसे आज 2 बड़ी बातें निकल कर आई। पहली बात तो अचानक ही महाराष्ट्र में विद्रोह होना शुरू हुआ और पृथ्वीराज चौहान की जो कुर्सी है वो हिलने लगी। पावर गेम था, पावर वहां दिखाई देने लगा। इसके साथ ही कांग्रेस भी। आपने महाराष्ट्र की बात की है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र तक ये आंच जा पहुंची है। हमारे साथ महाराष्ट्र से ही जुड़ गए हैं विकास लांबा, हमारे साथ जुड़ गए हैं, पत्रकार हैं वहां पर। विकास, क्या लगता है अब जो पूरा खेल है दिल्ली से अब महाराष्ट्र की तरफ आ गया है, महाराष्ट्र में जो आज कुल मिलाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया गया है, क्या कहना है? जी देखिए, इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पिछले सप्ताह में जो बात चली थी कि शरद पवार जी नाराज हैं क्योंकि उनको तीसरे नंबर का स्थान दिया गया है सेंट्रल कैबिनेट में। तो पहले हमें ये समझना होगा कि शरद पवार जी की जो उनका जो अभी तक का एक्सपीरियंस है 50 साल के ऊपर का लगभग जो उनका पॉलिटिकल करियर है, उसमें ये बात स्पष्ट है कि वो कभी भी इस तरह से छोटी हरकत नहीं करेंगे कि नंबर वाइज नंबर गेम के पीछे वो भागकर अपनी नाराजगी डिक्लेयर करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ी एक पारी है एनसीपी की, तो वो हमें समझनी होगी। इसमें सबसे पहले 2 मुद्दों पर यह चल रहा है। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में एनसीपी की दुखती रग ये है कि पृथ्वीराज चौहान जैसे सीएम बनकर यहाँ पर आ गए तो उसके बाद उन्होंने अपनी एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता दिखाना शुरू कर दी।
आमतौर पे जो देखा गया है, माना गया है, वो इस तरह से है कि कोएलिशन गवर्नमेंट में कांग्रेस और एनसीपी के रहते हुए एनसीपी हमेशा आज तक 10 साल में हमेशा हावी रही है। वो एग्रेसिव पॉलिटिक्स में एनसीपी हमेशा आगे रही है कांग्रेस से अपेक्षा। तो इस कारण ये हुआ है कि आज तक एनसीपी कुछ डिसीजंस लेती थी, अगर ना ले तो अपने डिसीजंस थोपती थी कांग्रेस पर। कुल मिलाकर विकास जी क्या ये लग रहा है कि कुल मिलाकर ये जो मामला है पृथ्वीराज चौहान के इर्द गिर्द घूम रहा है? यह कह सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पहले पृथ्वीराज चौहान जी ने क्या किया कि सबसे पहले सिंचाई जो डिपार्टमेंट है एनसीपी के पास है, उसके जो पूरा दारोमदार और वहां का जो कारोबार, उस पर उन्होंने टारगेट किया कि ये एनसीपी का ये डिपार्टमेंट कुछ ठीक तरह से 10 सालों में काम नहीं कर रहा है, इसलिए महाराष्ट्र पीछे। लेकिन विकास जी बड़ी एक बात ये आती है कि महाराष्ट्र सरकार के तमाम मंत्रियों पे, जिनमें कांग्रेस के भी शामिल हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और तमाम पुराने जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं सारे के सारे जो आदर्श घोटाले में फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या शरद पवार केवल इसी कारण की कोई भ्रष्टाचार की जांच शुरू करने की कोशिश की गई है, इस तरह का बड़ा कदम उठा सकते हैं? नहीं, इसमें कैसे है, आदर्श जो चल रहा है वो अभी जुडिशियल लेवल पर चल रहा है, लेकिन साथ में सुनील तटकरे जिनके पास सिंचाई का डिपार्टमेंट है महाराष्ट्र में, वो एनसीपी के मंत्री है। दूसरे कद्दावार मिनिस्टर है छगन भुजबल, जिनके पास पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है और जिन्होंने अभी हाल में ही महाराष्ट्र सदन दिल्ली में बनवाया है, बहुत ही शानदार इमारत है, उस पर भी कई करोड़ों का घपला हो चुका होने के उन पर आरोप लगते आ रहे हैं। तो इस कारण इस तरह से टारगेट कर रहे हैं। और विकास जी एक और बड़ी बात है, आप महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहां की महाराष्ट्र की सरकार चल रही है, आने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में इसके लिए कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के लिए मुश्किलें हो सकती है। कुल मिलाकर यूपीए का असर भी बड़ा नेगेटिव जा रहा है और शरद पवार क्योंकि मराठा नेता है और एक चतुर नेता है, वो इस हालात को समझ गए हैं, इसलिए कहीं कांग्रेस से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसे आज की तारीख में अगर देखा जाए तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट जिसे हम कह सकते हैं कि उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो लीडर हैं, उनके एंजियोप्लास्टी और ट्रीटमेंट के वक्त, चेकअप के वक्त राज ठाकरे साथ में थे और साथ में अब ये एक मौका बन सकता है, हो सकता है आने वाले 2 सालों में शिवसेना, एमएनएस, बीजेपी, आरपीआई तो पहले से ही अगर इकट्ठा मिल गई तो कांग्रेस के लिए मुश्किलात हो सकती है और साथ में एनसीपी के लिए भी मुश्किलात हो सकती है। ऐसी हालत में अभी तो ये ऐसा नजर नहीं आता कि कांग्रेस और एनसीपी कुछ अलग हो जाएंगे। और विशेष बात देखने की ये है कि जब से ये 10 सालों से इनकी गवर्नमेंट है, स्टेट में हो या सेंटर में हो, इन्होंने झगड़े बहुत किए हैं, लेकिन झगड़े होने के बावजूद भी कभी भी वो अलग ना हुए हैं और ना उन्होंने अलग होने की सोची है। ये केवल एक टैक्टिक्स है, प्रेशर बढ़ाने का, एक दूसरे पर प्रेशर बढ़ाने का टैक्टिक्स है। और आमतौर पे देखा जाए तो अभी जो स्थानीय चुनाव हो चुके थे जेडपी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, उस वक्त तो राणे, कांग्रेस के नारायण राणे और एनसीपी के अजीत पवार, इनके बीच तो बहुत ही घमासान हुई थी। कुल मिलाकर वहां के विकास जी, वहां के जो जिला परिषदों के चुनाव हुए उसमें भी एनसीपी और कांग्रेस लगातार आमने सामने रहे, एक दूसरे के प्रत्याशियों को हराते रहे और उसका परिणाम भी ये निकला कि जिला परिषदों में कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना बाजी मार गए उसमें। नहीं, वो इतना सही नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो कैसे है, जब भी इलेक्शंस होते हैं तो वो 2 गुट बन जाते हैं, एक तो लोकल बॉडी और स्टेट या सेंट्रल बॉडी। तो इसमें ये लोकल बॉडीज में अगर आमने सामने एक दूसरे के आ भी जाए तो उससे कोई परिस्थिति में बदलाव नहीं आता, लेकिन और प्रत्यक्ष चित्र ये रहा है कि उन्होंने आमने सामने चुनाव लड़ने के बावजूद भी एनसीपी और कांग्रेस लगभग आगे पीछे ही थी। बीजेपी कुछ जगह पर थी, शिवसेना भी इतनी कुछ पावरफुल रिजल्ट्स नहीं लेकर आई स्थानीय चुनाव में। तो ये जिला परिषद में अभी भी कांग्रेस और एनसीपी ने ही अच्छा प्रदर्शन किया है और शिवसेना, बीजेपी कुल मिलाकर विकास जी कुल मिलाकर ये जो पावर गेम चल रहा है पवार का, इसका क्या परिणाम क्या निकलने वाला है? आप क्या सोचते हैं कि क्या शरद पवार को क्या चाहिए? बिल्कुल,
ये आपका बिल्कुल सटीक सवाल है। इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि वो अभी 2-3 दिनों में हम देख सकते हैं कि ये अटकलें बांधी जा रही हैं कि सुप्रिया सुले को सेंट्रल कैबिनेट में कुछ और अच्छी पोस्ट मिल सकती है, चाहे तो वो एक कैबिनेट में भी शामिल हो सकती है मंत्री के रूप में, और प्रफुल्ल पटेल उनको भी एक अच्छी पोस्ट दी जा सकती है। उनको बस इतना ही चाहिए, और वो इतना खींचने की भी तैयारी में ना उनके अभी शरद पवार जी की कोई तैयारी है, ना उनकी कोई मंशा है। इस तरह से दिखाई देता है। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। प्रताप जी, जो विकास जी कह रहे थे, कहीं ना कहीं बहुत छोटी लड़ाई है, बहुत छोटा पावर गेम है कि उनका कहना है कि केवल एक तो सुप्रिया सूले को कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाए, प्रफुल्ल पटेल को सेट कर दिया जाए कैबिनेट में, यानी सेंट्रल कैबिनेट में भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजबूत लगता नहीं है कि पवार जिस तरह का खेल खेलते हैं उसमें कहीं भी अगर मान लो सुप्रिया सुले को और यदि उनको कैबिनेट में दर्जा दे दिया जाता है, उनको भारी भरकम मंत्रालय दे दिया जाता है, और ये बात जब सारी की सारी सार्वजनिक होगी तो पवार की क्या स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि चतुर राजनेता कभी भी अपनी राय को, अपनी बात को जाहिर नहीं होने देता है, और क्या किया, उसको क्या मिला, इस बात का भी पता नहीं लगने देता। मुझे लगता है कि ये इतनी सी बात नहीं है। इसमें बहुत सारी बातें और अंदर कहीं ना कहीं, इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ। प्रताप जी, शरद पवार जिस तरह के नेता हैं, इनके राजनीतिक अगर उतार चढ़ाव को भी देखा जाए, पूरे राजनीतिक कैरियर कांग्रेस के लिए बार बार परेशानियां खड़ी करते रहे हैं। एक और बात है शरद पवार के लिए बहुत ही जो ध्यान देने लायक बात है कि शरद पवार का दाव जो है कभी खाली नहीं गया है। शरद पवार ने जो दाव चला है, नहीं तो ऐसा कांग्रेस में ऐसा कोई बड़ा कद्दावर नेता नहीं है जो पार्टी से निकला है और उसने अपनी अहमियत बनाई है, हैसियत बनाई है। एकमात्र पिछले कई दशकों में एकमात्र शरद पवार ऐसे हैं जिन्होंने न केवल कांग्रेस को टक्कर दी, अलग हुए थे, बिल्कुल कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने पार्टी बनाई और कांग्रेस की नाक रगड़वा दी। कांग्रेस ने उनको शामिल किया, राजीव गांधी की जाने के बाद वापस शामिल हुए और कांग्रेस में कद्दावर नेता बने, और विदेशी मूल के नाम पर जब उनको लगा कि उनको नेतृत्व नहीं दिया जाएगा, प्रधानमंत्री पद नहीं दिया जाएगा, तो आखिर में वापस वो अलग हुए और उन्होंने अपना, इतना ही नहीं, बीसीसीआई में देख लें हम किस तरह से वो जगमोहन डालमिया के सामने खड़े हुए और आज किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गए। हर लड़ाई शरद पवार ने बड़े मराठा नेता की तरह लड़ी है। बहुत छोटी लड़ाई शरद पवार ने नहीं लड़ी है। शरद पवार इसका कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉइंट्स और बहुत सारे लॉन्ग टर्म कहते हैं कि शरद पवार का कांटा पानी भी नहीं मांगता। कुल मिलाकर कांग्रेस को नहीं काटे शरद पवार, बस हम यही सोच सकते हैं। हमारे साथ जुड़ गए घनेंद्र दिल्ली से, हमारे साथ जुड़ गए हैं घनेंद्र दिल्ली। कुल मिलाकर शरद पवार अपने जो कांग्रेस के ऊपर प्रेशर है वो लगातार बनाए हुए हैं। क्या कांग्रेस की तरफ से अभी तक दिल्ली में कोई स्टेटमेंट आया है? कांग्रेस क्या कह रही है घनेंद्र? नहीं, कांग्रेस की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और कांग्रेस पूरे मामले को चुपचाप बैठ के देख रही है, जो उसकी हमेशा इन मामलों में नीति रहती है और उसका ये कार्य प्रणाली रही है कांग्रेस की कि वो जो भी स्टेप लेती है वो यही कि चुपचाप बैठे हो, तमाशा देखते रहो और इससे वो जो विरोध कर रहा है वो आपस में ही टूट जाए। गणेंद्र जी ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी है या उसके पास करने लायक कुछ बचा नहीं है या करने वाले आदमी नहीं है, क्या कारण है? नहीं, कांग्रेस इतनी बड़ी और अनुभवी पार्टी है, वो इन सब दौरों से इतने पिछले कई सालों में कितनी ही बार निकल चुकी है, तो ये उसकी स्ट्रेटेजी है। उसके पास हमेशा नहीं रहता कुछ भी ऑप्शन, बहुत कम ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसकी एक बहुत ही अच्छी रणनीति रहती है राजनीति में कि वो चुप होकर सारी स्थितियों को देखती रहती है और जो विरोध करते हैं या अपना सब कुछ विरोध दिखाते हैं तो वो धीरे धीरे अपनी मांगों को कम करते चले जाते हैं और अंत में एक मिनिमम प्रोग्राम के तहत समझौता हो जाता है दोनों। गणेंद्र जी जिस तरह की बात आ रही है कि पवार कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना करते हैं और बात उठ रही थी 2 नंबर की कुर्सी की कैबिनेट में और महाराष्ट्र की सरकार की कुर्सी हिलने लगी है, तो क्या पवार का निशाना महाराष्ट्र की सरकार ही थी? जी प्रताप जी, आप सही कह रहे हैं। उनका मेन जो टारगेट था वो पृथ्वीराज चौहान है, जो सोनिया गांधी ने जिनको भेजा था वहां पे, उनका टारगेट वही है, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की जो कार्यशैली है उसको वो बिल्कुल ही ईमानदार किस्म के मुख्यमंत्री माने जा रहे हैं आज की तारीख में महाराष्ट्र में, और उन्होंने कई ऐसे मामले उठा दिए हैं जिनको लेके
पवार के और उनके समर्थकों को दिक्कत हो रही है। लवासा एक उदाहरण है जिसमें क्या लगता है गणेंद्र जी, क्या लगता है राजनीति को देखते हुए और कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए, क्या पवार के इस पावर गेम के प्रेशर में आएगी कांग्रेस और क्या पृथ्वीराज चौहान को वहां से हटाएगी? नहीं, चौहान को बिल्कुल नहीं हटाएगी।